यशोदा जी को मैं कोशिश कर रहा हूँ। यशोदा जी आप आ गए। यशोदा जी एक तो आप अपना भाई उसका कुछ ठीक करिए, आपके चैनल, अरे इंटरनेट का, हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप ऐसा कुछ बैठ जाते हैं नहीं। और ये आप करता हूँ। हाँ, ये आप हर बार कहते हैं, 2 साल से आप कह रहे हैं बस अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, नेपाल की जल्दी से बात बता। बिना बिना भूमिका के नेपाल की बात बताना शुरू करिए। हम कोई भूमिका नहीं दे रहा, आप बताइए। बताना यह है कि नेपाल में तो कल रात से राष्ट्रपति से वो सेना के हवाले हो गया है। सेना का शासन है। आज आंदोलनकारियों ने ही खुद अपील किया था कि आज हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, और संभवतः किया भी नहीं गया है। शाम को 5 बजे सेना ने आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है बात करने के लिए। फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है कि वो प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन से लोग बात करने जाएंगे। इसकी वजह यह है कि बिना नेतृत्व के तो ये आंदोलन था। अब वो कौन सा नेतृत्व है जो उनसे बात करने जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब तो जो सरकार थी, जितने राजनीतिक दल थे, सब तो सस्पेंड हो चुके हैं। कोई नेपाल में या काठमांडू में है भी नहीं। सरकार बनने की बात जहां तक चल रही है तो हमें लगता है ये कयासबाजी है। कम से कम हफ्ता 10 दिन तो नेपाल सेना के ही हवाले रहेगा। फिर जो नौजवान हैं जो अपने आप को इस आंदोलन का अगुवा बता रहे हैं, उनमें से जैसे एक काठमांडू के मेयर बालन शाह हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामेछामे हैं, और 2-4 और नाम भी है जो सरकार बनाने की दौड़ में है। लेकिन हमें नहीं लगता है, और ना अभी कोई ऐसा सिग्नल है जिससे ऐसा लगता हो कि सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए सेना भी बहुत जल्दबाजी में नहीं है। वो पूरा टाइम देती है कि ये लोग अपना सेल्फ एक्सरसाइज कर लें, और उसके बाद ये जो है वो बना लें, प्रारूप बना लें कि इनका क्या रोड मैप होगा। तो अभी तक फिलहाल कुछ नहीं बनाना है। कम से कम हफ्ता भर नेपाल सेना के हवाले होगा। उसके बाद इत्मीनान से राष्ट्रपति, जैसा कि कल खबर आ रही थी कि राष्ट्रपति ने भी त्यागपत्र दे दिया है, तो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र नहीं दिया है। राष्ट्रपति भी सेना के साथ वार्ता की टोली में शामिल है, और जब भी वार्ता होगी तो वार्ता करने के बाद ही ये लोग आगे का निर्णय लेंगे। अभी जो है, अब जैसे अभी हुआ कि आंदोलन हुआ कैसे, तो ये तो बीती बात हो गई कि कैसे आंदोलन हुआ, इतने लोग कैसे जुट गए, उसमें तमाम तरह की बातें आ रही हैं। एक मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि मुझे जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच ही हो, लेकिन मुझे अपने सूत्रों से जो खबर मिली है कि नेपाल में भूटानी शरणार्थी का एक बड़ा मामला है, जो खुद को तो भूटानी कहते हैं लेकिन भूटान उनको नेपाली कहता है। वो झापा में कई सालों से जो है संरक्षण, वो शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। अमेरिका ने इनको अपने यहाँ बसाने का एक प्रस्ताव दिया था, और उनको बाकायदे तुरंत नागरिकता भी देगा और कुछ पैसे भी देता। इसमें कुछ भूटानी शरणार्थी गए भी। जितने नेपाली नेता मारे गए हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन के पार्टी के हों, ये सब के सब नकली भूटानी शरणार्थी का सर्टिफिकेट बना करके अमेरिका में शिफ्ट करा दिया था, और उनसे करोड़ों रुपए, कई सारे नेता जेल में भी थे और अभी भी जेल में है। इसमें गृह मंत्री जैसे लोग भी शामिल हैं। इसमें एक बात यह रही कि इस आंदोलन में एकाएक जो इतने सारे लोग जुटे हैं, उसमें वो नौजवान भी हैं जो भूटानी शरणार्थी के रूप में झापा में रह रहे हैं। और भूटानी शरणार्थियों में इसलिए ओली के प्रति गुस्सा था क्योंकि उनका असली घर झापा में ही है, जहाँ जो जला दिया गया है। अब ये सच्चाई कितनी है इसके लिए छानबीन हो रही है। आज या कल या 1-2 दिन में सारी बातें साफ होगी कि आंदोलन जो है सेल्फ डिफेंस था, या इसका कोई बैकग्राउंड से नेतृत्व करता था, या इसके पीछे किसी दूसरे तीसरे देश का हाथ था। कुछ लोग भारत की बात करते हैं, तो भारत की बात मैं स्वयं खारिज करता हूं, और भी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने खारिज कर दिया है, क्योंकि भारत इस आंदोलन में या नेपाल के लिए आंदोलन में कूद करके या उनको साथ देके उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। हाँ, भारत से एक चूक जरूर हुई कि जो नेपाल धधक रहा था, जल रहा था, तो उसको एक शांति सेना का प्रस्ताव देना चाहिए था, जो जाकर के नेपाल में उपद्रवियों को कंट्रोल करती, और नेपाल के मौजूदा सरकार को या राष्ट्रपति से मिल करके और क्या सुविधाएं दी जा सकती थी, क्या व्यवस्थाएं हो सकती थी, उस पर उन्हें बात करनी चाहिए थी। ये मेरा अपना विचार है। जी जी, मैं यशोदा जी एक चीज और आपसे पूछ लूं। वहां पे एक हामी नेपाल करके कोई संस्था है जो 2015 से जब अर्थक्वेक आया था तब से वो बहुत एक्टिव हो गई थी, और उसका लोग कह रहे हैं कि उसका एक बड़ा रोल है इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि वो वॉलंटियरों की संस्था है, लोगों के लिए काम करती है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी इस जो आंदोलन हो रहा है, मैं उसको आंदोलन नहीं कहूंगा, उसमें उसका एक बड़ा रोल है। अगर कुछ उसके बारे में पता हो तो बता दिए। हामी नेपाल, सुदान गुरुंग की, उन्नत गुरंग
हाँ हाँ, ये एक जो है पहाड़ी युवक है, फॉर्म था हामी नेपाल। हामी नेपाल का मतलब ये है कि हमारा नेपाल और हम नेपाली हैं। इस प्लेटफॉर्म से वो नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार को खूब जम करके उजागर करता था। उनके नेताओं के बेटे बेटियां जो विदेशों में ऐश कर रही हैं पढ़ाई के नाम पर, उनके वीडियो दिखाता था और नौजवानों में यह गुस्सा भरता था कि तुम यहाँ जो है गार्ड की नौकरी के लिए तड़प रहे हो और वहाँ हमारे पैसे से ये चुन करके जाते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं और विदेशी फंडिंग पर इनके बेटे जो है दुनिया के सारे देशों में पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती कर रहे हैं। और जब इन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया तो उसको इसे और भड़काने अपना दो जो है उसने टूल किट से इसका इस्तेमाल किया। एक वीपीएन टूल किट था और एक डिस्टार्ट करके था। इन दोनों से उसने युवाओं से अपील किया कि आप लोग जो है जो सोशल मीडिया बैन किया गया है इसके पीछे सरकार सरकार की केवल इतनी मंशा है कि वो अपने भ्रष्टाचार को छिपा ले जाए और पब्लिक में यह जाने ना पाए। आप लोग इसका विरोध करिए। सोशल मीडिया नौजवानों की पहली पसंद है। सभी जानते हैं कि सुबह सो करके उठते हैं और रात को सोने तक उनका जो है सारा दिन जो है सोशल मीडिया पर ही बीतता है। तो एक आम नौजवान पर इसको गुस्सा आ सकता है, बाकी जो सरकार के विरोधी खेमे के उनमें तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। ये एक नौजवान 10,000, 5,000, 6,000, 20,000 इकट्ठा हुए और धीरे धीरे इनकी इसमें लड़कियां भी हैं। ये केवल लड़के ही नहीं, इसमें जो है बहुत सारे स्कूल की लड़कियां भी हैं, नौजवान है, छात्र हैं। यह आंदोलन काठमांडू से शुरू करके धीरे धीरे नेपाल के मैदानी इलाकों तक पहुंच गया और एक उग्र रूप ले लिया जिसमें आगजनी भी हुई, राष्ट्रपति के घर जलाए गए, संसद को जलाया गया, तमाम सारे रिकॉर्ड जलाए गए। रिकॉर्ड तो ऐसे ऐसे जलाए गए कि अब ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि नेपाल का अंग्रेजों के जमाने में किस देश से किस मुद्दे को लेकर संधि हुई, कहाँ उनको जो है किस रूप में प्रस्तुत होना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, चीन से भारत के क्या समझौते हैं, भारत से नेपाल का क्या समझौता है, पाकिस्तान का नेपाल, ये सारे डॉक्यूमेंट जल करके राख हो गए हैं। अब समस्या यह है कि आने वाले दिनों में नई सरकार, जाहिर सी बात है नई सरकार जब होगी तो युवाओं की ही होगी, ये अपने आप में अंडरस्टूड है। अब वो सरकार, नई सरकार इसको कैसे मैनेज करती है, या कोई अलग से संविधान बनाती है या अलग से समझौते का पहल करती है, ये सब सब भविष्य के गर्भ में है और ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नेपाल का हालत आज ये है कि जैसे आप किसी प्लास्टिक के मकान में आग लगा दीजिए और उजल जाए, आप उसको होली के सम्मत की तरह कह सकते हैं। आज पूरा नेपाल जो है सुपुर्द के खाक हो चुका है। केवल मैदानी इलाकों के लोग सेफ बचे हुए, बाकी पहाड़ पर जो है कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेपाल में जिम्मेदारी निभा सकता हो या किसी दूसरे देश से बात कर सकता हो। जी जी। यशोदा जी, एक अंतिम एक छोटा सा प्रश्न जल्दी से, मेरी एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या ऑयली जी ने भी संविधान बदलने की कोशिश की थी? उन्होंने कुछ कुछ किया था कि 70 साल से ऊपर आगे, मतलब कुछ कोशिश हुई थी उनकी तरफ से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब इसका कोई प्रकटीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, संविधान ठीक है। बदलने की तो बहुत सारे हर बार बात होती है और इसमें जो है संविधान इसलिए बदलने की बात होती थी क्योंकि मधेसियों का उस संविधान में उपेक्षा की गई है। तो ये बार बार, अच्छा, ठीक। मधेसी जो सरकारों का समर्थन करते रहे हैं वो इसलिए करते थे कि वो उनके मनमाफिक संविधान बदल करके उनकी बातों को उसमें ऐड करें, लेकिन देवबा से लेकर के ओली तक, प्रचंड तक किसी ने भी संविधान बदलने की कोई कोशिश नहीं की।